आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, मतलब वो उन खबरों से जुड़ा है जो इस वक्त पूरी दुनिया के जो हर जगह छाई हुई हैं, अखबार, टीवी, हर जगह। बिल्कुल हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियों पर कब्जा जमाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 के इस ताज़ा और बहुत ही गंभीर घटनाक्रम की, जो पश्चिम एशिया है, जिसे हम आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसकी बुनियाद को ये हिला कर रख रहा है। तो आज की चर्चा का विषय है पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक भू राजनीतिक झटके। ये एक ऐसा समय है जब दुनिया के नक्शे पर खींची गई लकीरें ना और भी गहरी हो रही हैं। और आज हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ खबरों की हेडलाइंस के ऊपर ऊपर तैरने वाले नहीं हैं। हाँ, हमें गहराई में जाना है। एग्जैक्टली। हम इस बेहद जटिल अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस टकराव की जड़ें इतिहास में कहाँ तक जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका पूरी दुनिया के बाजारों, कूटनीति और विशेष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन देखिए, चर्चा में एकदम गहराई तक उतरने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है। जी, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ, आज हम जिन स्रोतों, दस्तावेजों और रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें कई देशों, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं और सैन्य संघर्षों का बहुत विस्तार से जिक्र है। हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी देश, किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का पक्ष लेना या उसका समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। एकदम, ये शो पूरी तरह से निष्पक्ष है और हम केवल स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी और तथ्यों को ज्यों का त्यों बिना किसी मिलावट के सामने रख रहे हैं, ताकि इस वैश्विक संकट की गंभीरता को समझा जा सके। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। हाँ, और मतलब इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर तथ्यों के साथ ही आगे बढ़ना सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि जो कुछ अभी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें भावना और शोर शराबे से अलग हटकर सीधे जमीनी हकीकत पर नजर डालनी होगी। और जमीनी हकीकत इस वक्त बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश कर रही है। मतलब अगर हम ताज़ा घटनाक्रम को देखें तो स्रोत सामग्री के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत ही बड़ा और समन्वित सैन्य हमला किया है। ये कोई छोटी स्ट्राइक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। अमेरिका ने अपने इस महाअभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है और इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन लायंस रोर। इन ऑपरेशंस का पैमाना इतना विशाल है कि इसमें न सिर्फ रणनीतिक सैन्य ठिकानों को उड़ाया गया है, बल्कि सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, शिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की सूचना है। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। हाँ, क्योंकि अब साफ तौर पर ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज की मांग उठने लगी है। एक सर्वोच्च नेता को सीधे निशाना बनाना ये रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन हमलों की टाइमिंग। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे तो उठाया नहीं जाता। सही कहा। ये सब उस वक्त हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में कुछ सकारात्मक प्रगति होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कूटनीति की मेज पर बात चल रही थी और अचानक से जमीन पर इतना बड़ा सैन्य अभियान शुरू हो गया। मतलब वो बातचीत सिर्फ एक पर्दा थी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि बातचीत पर्दे के पीछे के असली इरादों को छुपाने का एक जरिया मात्र थी। और जाहिर है, जब किसी देश के सर्वोच्च नेता पर हमला होगा तो वो देश हाथ पर हाथ धरे तो बैठेगा नहीं। ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है। जी, स्रोत बताते हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने इजराइल और आसपास के उन खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। ये अब कोई छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर नहीं रह गया है, ये एक सीधा और खुला युद्ध बन चुका है। लेकिन जब हम इतने बड़े पैमाने पर मिसाइलें उड़ते हुए देखते हैं तो एक सवाल जहन में आता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? हमेशा से तो ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि 1979 की ईरानी क्रांति से पहले इजराइल और ईरान रणनीतिक सहयोगी हुआ करते थे। दोनों के बीच अच्छे खासे व्यापारिक और सैन्य संबंध थे। लेकिन 1979 के बाद जब ईरान में नई इस्लामी सत्ता आई तो सब कुछ पलट गया। एकदम से बदलाव आ गया। हाँ, नई सत्ता ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ लिए और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बेहद कट्टर विचारधारा अपना ली।
यहीं से वो बयानबाजी शुरू हुई जहां ईरान ने अमेरिका को ग्रेट सेटन यानी बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सेटन यानी छोटा शैतान कहना शुरू कर दिया। अगर हम इस वैचारिक बदलाव को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें ये भी देखना होगा कि ईरान ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत कैसे बढ़ाई। वो कैसे? देखो, 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब जरूर थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में ताकत का एक संतुलन बना हुआ था। इस संतुलन के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण था इराक युद्ध। जब अमेरिका के नेतृत्व में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया गया, जो कि ईरान के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। एग्जैक्टली, वो एक बहुत बड़े और आक्रामक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी थे। तो उनके हटने से मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा शक्ति का खालीपन, या जिसे हम पावर वैक्यूम कहते हैं, वो पैदा हो गया। ईरान की लीडरशिप ने बहुत ही चतुराई से इस खालीपन का फायदा उठाया। अमेरिका और इजराइल के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ईरान ने सीधे युद्ध करने के बजाय अपना एक नेटवर्क तैयार किया, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और यमन के हुती विद्रोही जैसे लड़ाके समूह शामिल हुए। यानी ईरान ने अपनी सीमाओं से दूर जाकर लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच या बफर जोन बना लिया था। बिल्कुल, और बात सिर्फ इन लड़ाके समूहों तक सीमित नहीं थी। 2000 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया की खुफिया एजेंसियों को ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम के बारे में पता चला तो वैश्विक स्तर पर हड़कंप मच गया। डर ये था कि कहीं उनके हाथ परमाणु बम न लग जाए। हाँ, डर ये था कि अगर एक कट्टरपंथी विचारधारा वाले देश के हाथ में परमाणु बम आ गया तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। इसके बाद सालों तक भारी आर्थिक पाबंदियां लगाई गईं और लंबी कूटनीति चली। आखिरकार 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे JCPOA कहा गया। ये JCPOA समझौता अक्सर खबरों में रहता है, लेकिन स्रोत सामग्री इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझाती है। इस समझौते में एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ P5+1 देश, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और साथ में जर्मनी और यूरोपीय संघ। सौदा एकदम सीधा था। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाएगा, यानी वो परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार नहीं करेगा, और बदले में दुनिया उस पर से भारी आर्थिक पाबंदियां हटा लेगी ताकि ईरान की रुकी हुई अर्थव्यवस्था फिर से सांस ले सके। सुनने में ये एक बहुत बेहतरीन कूटनीतिक जीत लगती है, लेकिन ये समझौता ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया। 2018 में अमेरिका ने ये कहते हुए खुद को इस समझौते से एक तरफा अलग कर लिया कि ये डील पूरी तरह से खराब है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, दुनिया के इतने बड़े देशों ने मिलकर ये डील की थी, तो अमेरिका को इसमें अचानक क्या खराबी नजर आ गई? अमेरिका का तर्क ये था कि ये समझौता बहुत सीमित है। ये सिर्फ परमाणु बम पर रोक लगाता है, लेकिन ईरान के उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मिलने वाली फंडिंग और ईरान के घातक बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बिल्कुल नहीं रोकता। अच्छा। अमेरिका का मानना था कि पाबंदियां हटने से जो पैसा ईरान को मिल रहा है उसका इस्तेमाल वो यमन, सीरिया और लेबनान में अस्थिरता फैलाने के लिए कर रहा है। अमेरिका के इस कदम और फिर से पाबंदियां थोपने के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। उन्होंने संवर्धन फिर से शुरू कर दिया? हाँ, उसने कहा कि जब समझौता टूट ही गया है तो हम भी इसे नहीं मानेंगे। ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन फिर से इतनी तेजी से शुरू कर दिया कि विशेषज्ञों के अनुसार वो परमाणु हथियार बनाने के महज कुछ हफ्तों या दिनों की दूरी पर पहुंच गए। और यहीं से कहानी 2023 से 2025 के उस खूनी दौर में प्रवेश करती है जहां पासे पूरी तरह पलटने लगे थे। स्रोत सामग्री के टाइमलाइन के अनुसार अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने तय किया कि वो अब इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को जड़ से खत्म करेगा। इजराइल ने एक बहुमोर्चों वाला अभियान शुरू किया। उन्होंने हमास की कमर तोड़ दी, लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व का पूरी तरह सफाया कर दिया और सीरिया में बशर अल असद के पतन में भी एक छुपी हुई लेकिन बड़ी भूमिका निभाई, जिसका सीधा परिणाम ये हुआ कि ईरान ने दशकों की मेहनत और करोड़ों डॉलर खर्च करके जो सुरक्षा कवच या बफर बनाए थे वो एक झटके में रेत के महल की तरह ढह गए। बिल्कुल। अब ईरान एकदम नंगा और कमजोर खड़ा था। और फिर आता है जून 2025 का वो ऑपरेशन जिसने युद्ध की परिभाषा बदल दी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है ना, ये इस पूरे भू राजनीतिक नाटक का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस ऑपरेशन में अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टिल्थ बॉम्ब और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया।
अब श्रोताओं के मन में सवाल आ सकता है कि इन विशिष्ट हथियारों की क्या जरूरत थी। हाँ, क्योंकि आम बॉम्ब भी तो इस्तेमाल हो सकते थे। दरअसल ईरान के नतांज, इस्फहान और फोडो जैसे परमाणु ठिकाने जमीन के ऊपर बनी कोई आम इमारतें नहीं हैं। ये पहाड़ों के बहुत नीचे मजबूत कंक्रीट और चट्टानों के पीछे दबे हुए अभेद्य किले हैं। ओहो। इन तक पहुंचने के लिए बंकर बस्ट बमों की जरूरत होती है, जो जमीन को गहराई तक छेद कर अंदर धमाका करते हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इन ठिकानों पर हमला किया। तो उनका मकसद क्या था? मकसद साफ था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए तबाह करना, या कम से कम कई सालों के लिए पीछे धकेल देना। और अब 2026 में जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ है, जिसमें सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया गया है, वो उसी ऑपरेशन की अगली और चरम कड़ी है। इतने भारी हथियारों और इतने बड़े स्तर के युद्ध को सुनकर सिहरन पैदा होती है, लेकिन इस सब का असर सिर्फ उस रेगिस्तानी इलाके तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही डरावनी वैश्विक तस्वीर की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया पर असर है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, और इसके केंद्र में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, हॉर्मुज जलडमरू या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पूरे संकट को समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना सबसे जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े और व्यस्त सुपरमार्केट में बिलिंग के लिए सिर्फ एक ही काउंटर खुला हो और वहां आग लग जाए। बाप रे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान। यहाँ से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ये पूरी दुनिया की तेल खपत का लगभग 20% है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अल बिजली बनाने और उद्योगों में होता है, उसका 20 से 30% हिस्सा भी इसी संकरे रास्ते से विशाल जहाजों के जरिए जाता है। अगर ईरान युद्ध की हताशा में इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है या यहाँ समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा देता है, तो पूरी दुनिया का ऊर्जा बाजार लकवाग्रस्त हो जाएगा। और ऐसा होने पर कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आएगा, वो आम इंसान की कल्पना से परे है। सिर्फ तेल ही नहीं, इस युद्ध ने पूरी दुनिया को भू राजनीतिक रूप से 2 स्पष्ट धड़ों में बांट दिया है। हम 2 हिस्से हो गए हैं। स्रोत बताते हैं कि एक तरफ रूस और चीन है, जो अब ईरान के साथ अपने रणनीतिक और सैन्य गठजोड़ को और गहरा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस मौके को अमेरिका को कमजोर करने के अवसर के रूप में देखते हैं जी। और दूसरी तरफ अमेरिका है, जो अपने पश्चिमी और अरब सहयोगियों को एक छाते के नीचे लामबंद कर रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया है, सप्लाई चेन की तबाही। एशिया से यूरोप को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते बाधित हो गए हैं। आसमान और समंदर दोनों का सैनिकीकरण हो चुका है। और जब समंदर में बारूद की गंध होती है ना, तो अर्थशास्त्र की भाषा में एक शब्द बहुत चलन में आ जाता है, वॉर प्रीमियम। वॉर प्रीमियम। हाँ, इसका मतलब है कि अनिश्चितता और डर की वजह से हर चीज महंगी हो जाना। क्योंकि लाल सागर और होर्मुज के आसपास जहाज़ों पर हमले का खतरा इतना ज्यादा है कि शिपिंग कंपनियों का भाड़ा और जहाज़ों का बीमा खर्च आसमान छूने लगा है। और इसका असर तो सीधे आम आदमी पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये बढ़ा हुआ खर्च आखिरकार आम इंसान की जेब से ही निकलता है जब वो बाजार से कोई भी सामान खरीदता है। ग्लोबल मार्केट में घबराहट का माहौल है। सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, क्योंकि जब शेयर बाजार गिरते हैं तो निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि स्रोत के अनुसार दुबई और अबू धाबी जैसे मध्य पूर्व के बड़े शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बाद ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ गई है। अब इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह के बीच हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आखिर भारत इस वैश्विक तूफान के बीच खुद को कैसे सुरक्षित रखेगा? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। स्रोत के आंकड़े इस मामले में बहुत चौंकाने वाले हैं और थोड़ी चिंता पैदा करने वाले हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% तेल आयात करता है जी। और इसमें से 2.5 से 2.5 मिलियन बैरल तेल रोजाना इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। और ये सारा का सारा तेल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिसके ब्लॉक होने का खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां भारत की असली परीक्षा होनी है। अगर केवल कच्चे तेल की बात करें तो स्रोत ये संकेत देते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। वो कैसे? भारत के पास अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स या एसपीआर यानी विशाल भूमिगत भंडार है, जहां आपातकाल के लिए कच्चा तेल जमा रहता है। इसके अलावा भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए
रूस जैसे देशों से अपने आयात को बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है। हाँ, हमने रूस से काफी तेल खरीदा हाल ही में। बिल्कुल। इसलिए कुछ समय के लिए कच्चे तेल का संकट टाला जा सकता है। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, या जिसे हम अकीलीज हील कह सकते हैं, वो कच्चा तेल नहीं बल्कि गैस है। गैस। और गैस के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% एलपीजी, जो हमारे घरों में खाना पकाने के काम आती है, और 60% एलएलजी, जो उद्योगों में इस्तेमाल होती है, वो इसी खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है। और यही सबसे बड़ा पेच है। कच्चे तेल की तरह एलपीजी और एलएनजी को स्टोर करने के लिए भारत के पास बहुत बड़े रणनीतिक भंडार नहीं है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। वो क्या है? गैस को तरल रूप में लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसे बहुत ही कम तापमान पर क्रायोजेनिक अवस्था में रखना पड़ता है, जो तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और अत्यधिक महंगा होता है। आप गैस को सालों तक जमीन के नीचे आसानी से दबाकर नहीं रख सकते। तो मतलब अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है, हॉर्मोज जलडमरू मध्य बंद रहता है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। स्रोत बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाती है, तो भारत का आयात बिल बेतहाशा बढ़ जाएगा। इससे चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। आसान शब्दों में समझे तो जब देश डॉलर में खर्च ज्यादा करता है और उसकी कमाई कम होती है, तो देश का खजाना खाली होने लगता है। इसके नतीजे में रुपया कमजोर होता है, आयात और महंगा हो जाता है, और देश के अंदर हर छोटी बड़ी चीज की महंगाई बेलगाम हो जाती है। अर्थव्यवस्था के इस भारी नुकसान के अलावा एक और मुद्दा है जो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, उसके नागरिकों की सुरक्षा। हाँ, डायस्पोरा। पश्चिम एशिया के इस पूरे अशांत क्षेत्र में लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख भारतीय रहते हैं। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ वहां काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, बल्कि हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते हैं। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगियों का सवाल है। संकट के ऐसे हालातों में सरकार को बहुत तेजी से हरकत में आना पड़ता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय नौसेना, वायुसेना और एयर इंडिया को स्टैंड बाय पर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जी। अगर हम अतीत पे नजर डालें तो भारत का इतिहास ऐसी निकासी या इवैक्यूएशन में बहुत शानदार रहा है। चाहे यमन से ऑपरेशन राहत हो, इजराइल से ऑपरेशन अजय हो, या फिर यूक्रेन युद्ध के दौरान छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा हो। बिल्कुल, हमने हमेशा अपने लोगों को सुरक्षित निकाला है। स्रोत स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं कि ऐसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभी से मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपीज तैयार करने की सख्त आवश्यकता है। और इन सब के बीच ना कूटनीतिक संतुलन साधना किसी धारदार तलवार पर चलने से कम नहीं है। भारत की स्थिति बहुत अनोखी है। एक तरफ भारत की अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत गहरी और रणनीतिक साझेदारी है, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत संबंध है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है और ऊर्जा जरूरतें गहराई से जुड़ी हैं। सही बात है। इतना ही नहीं, भारत की जो भविष्य की महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, वो भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। ईरान का चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत ने मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत और निवेश से तैयार किया है, और हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा या कि आईमैक, इस युद्ध की वजह से अधर में लटक गए हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो रहा है। एग्जैक्टली। युद्ध के कारण अरब प्रायद्वीप के बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा ही नष्ट हो रहा है। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तो आखिर इस संकट से उबरने के उपाय क्या हो सकते हैं? स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी सुझाते हैं। पहला उपाय तो ऊर्जा सुरक्षा से ही जुड़ा है। भारत को तुरंत अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर खाड़ी देशों की तरफ देखना होगा, ताकि सप्लाई डाइवर्सिफाई हो सके। हाँ, जहां से वो लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपनी एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति सुरक्षित कर सके, ताकि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम हो। दूसरा बड़ा कदम समुद्री रास्तों की सुरक्षा का है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी को काफी बढ़ाना होगा। बिल्कुल, जैसे भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों और ड्रोन हमलों से व्यापारिक जहाजों को बचाने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया था। हाँ। अब उसे और भी बड़े पैमाने पर लागू करना होगा, ताकि भारत की तरफ आने वाली ऊर्जा की सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखा जा सके। और जहां तक घरेलू मोर्चे की बात है, आम जनता को इस वॉर प्रीमियम और वैश्विक महंगाई के सीधे झटके से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक बड़ा आर्थिक कदम उठाना पड़ सकता है। सरकार को शायद पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी और राज्यों को अपने वैट में कटौती करनी पड़ेगी। इससे सरकार के रेवेन्यू पे असर तो पड़ेगा।
मजबूती से कायम रहना चाहिए, जो उसने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट किया था कि यह युद्ध का युग नहीं है। ये बहुत ही सटीक कूटनीतिक लाइन है। भारत को वैश्विक मंचों पर विश्व बंधु की अपनी भूमिका निभानी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी पक्षों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखना, युद्ध विराम और शांति की वकालत करना, निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की कड़ी निंदा करना, लेकिन किसी भी एक गुट का सैन्य या राजनीतिक पक्ष लेने से साफ बचना। क्योंकि भारत के दीर्घकालिक हित इसी बात में है कि जल्द से जल्द कूटनीतिक बातचीत शुरू हो और जो वैश्विक सप्लाई चेन टूट गई हैं वो फिर से बहाल हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये महज कुछ मिसाइल हमलों, ऑपरेशन के नामों या दूर रेगिस्तान में हो रही बयानबाजी की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक रस्साकशी और लाखों लोगों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और खतरनाक चक्रव्यूह है। इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस युद्ध की आंच उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी लहरें दुनिया के हर घर तक पहुंच रही हैं। और चर्चा के बिल्कुल आखिर में इन तमाम स्रोतों और पन्नों को गहराई से खंगालने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर शायद अभी तक दुनिया का ध्यान पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन जिस पर गंभीरता से सोचना अब वक्त की मांग है। वो क्या है? हमने भी चर्चा की कि कैसे भारत और पूरी दुनिया कच्चे तेल के संकट से तो शायद अपने रिजर्व के दम पर कुछ हद तक निपट लेगी, लेकिन एलपीजी और एलएनजी जैसी गैसों की सप्लाई के मामले में दुनिया लगभग लाचार है। हाँ, क्योंकि हमने जाना कि गैसों के इतने बड़े रिजर्व सालों तक बनाकर नहीं रखे जा सकते। सही कहा। और यही बात एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते इतनी आसानी से युद्ध का अखाड़ा बन सकते हैं, जब कोई भी देश कुछ मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को बंधक बना सकता है, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि हम कितनी जल्दी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकते हैं या कौन सा देश अच्छी कूटनीति कर रहा है। असली सवाल बहुत बड़ा है। वो असली सवाल आखिर है क्या? सवाल ये है कि क्या ये वर्तमान संकट विकासशील देशों को हमेशा के लिए अपने पूरे ऊर्जा ढांचे को बदलने पर मजबूर कर देगा? अगर भविष्य में समुद्र और समुद्री रास्ते ऊर्जा परिवहन के लिए सुरक्षित ही नहीं बचे, तो दुनिया के ऊर्जा व्यापार का भविष्य आखिर कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां देशों को गैस और तेल के आयात से पूरी तरह आज़ादी पाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और अपने ही देश में उत्पादन पर आधारित एक बिल्कुल नए औद्योगिक युग की शुरुआत करनी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की वैश्विक नीतियां तय करेगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस गहन विश्लेषण से श्रोताओं के लिए ये पूरा भू राजनीतिक परिदृश्य, इसकी ऐतिहासिक जड़ें और इसके भविष्य के प्रभाव एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ इस वैचारिक और विश्लेषणात्मक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।